अंतर्गत हमने पढ़ा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। आज का वीडियो बड़ा खास है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने भारत के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे कि एक लंबे समय में भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन हुए। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन। ये टॉपिक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको जानने के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो जानेंगे ब्रिटिश के आगमन के पूर्व, ब्रिटिश के आगमन या आने के पूर्व। यहां हम जानेंगे कि जब अंग्रेज भारत में आए नहीं थे उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी। इसके बाद जिन्होंने सबसे ज्यादा निचोड़ा है हम लोगों को वो है अंग्रेज या ब्रिटिश। तो जानेंगे ब्रिटिश शासन जिस समय था उस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। और तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जब भारत स्वतंत्र हो गया उस समय से लेकर अब तक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, यानी स्वतंत्रता के बाद से के बाद 3 फेज में हमने बांट लिया कि हमारे देश की इकोनॉमी में किस प्रकार से परिवर्तन हुए। पहले को हमने कहा कि अंग्रेज जब आए नहीं थे उस समय कैसी थी, दूसरा जिस समय अंग्रेज थे उस समय कैसी थी, और तीसरा जब भारत स्वतंत्र हो गया तब से लेकर अब तक। तो पहला फेज जो है ब्रिटिश शासन के आगमन के पूर्व। तो हम लोग जानते हैं कि जब ब्रिटिश शासन भारत में नहीं था उस समय भारत में मुगल शासन था। इस समय हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बेसिकली ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। ग्रामीण का मतलब होता है आजकल जैसे गांव में देखोगे तो गांव में क्या होता है, खेती बाड़ी होती है, पशुपालन होता है, यही सब होता है। उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, गांव का। यानी गांव में सबसे ज्यादा लेबर भी लगे हुए थे और साथ ही साथ पूरे देश के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान भी खेती किसानी का था। इसीलिए कहते हैं कि इस समय कौन सी थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। लेकिन ये अविकसित अर्थव्यवस्था थी। चलो ये तो हो गया, ग्रामीण होने के साथ साथ किस प्रकार की थी, अविकसित। अविकसित का मतलब है जो सुविधाएं आजकल देखते हो विकसित देशों में वो सुविधाएं नहीं थी। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, लोगों के जेब में बहुत पैसा कम रहता था, बड़े बड़े लग्जरी वीआईपी मकान नहीं थे लोगों के पास, गाड़ी बंगला जैसी चीज नहीं थी। तो ठीक है, माना चलो। लेकिन इसके साथ एक बड़ी अच्छी बात थी कि इस समय स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का मतलब होता है मानकर चलो तुम्हारे पास कम पैसे हैं लेकिन तुम्हारे ऊपर किसी का क्या है, कंट्रोल नहीं है, तो ज्यादा अच्छी स्थिति में हो। या फिर अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, अच्छा खासा बंगले में रहते हो, बढ़िया वीआईपी लाइफ है, लग्जरी, लेकिन तुम क्या हो, एक रिमोट कंट्रोल से चलते हो। यानी कोई अगर तुमको कहे कि यहाँ जाना है तो वहां चले गए, किसी ने कहा उठो तो उठ गए, किसी ने कहा बैठो तो बैठ गए। तो ये लाइफ ज्यादा अच्छी है, ये स्वतंत्र वाली। तो स्वतंत्र वाली। और वैसे भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि बुरे से बुरा देश जो है अच्छे से अच्छे विदेश से या विदेशी शासन से अच्छा होता है। ठीक है, तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। इसके साथ साथ जानने वाली चीज ये भी है कि इस समय भारत में बहुत सारी अच्छी बातें हो रही थी। जैसे कि इस समय हमारे देश में अगर हम बात करें तो सूती रेशमी वस्त्र, इसके अलावा आभूषण, आभूषण के अलावा नक्काशी, सोना चांदी का काम, ये सब काम इतना बढ़िया तरीके का होता था कि पूरी दुनिया में भारत के उत्पाद जो थे, प्रोडक्ट, उनकी मांग होती थी। यानी इस समय ब्रिटिश शासन के पहले तक भारत में बनी हुई तमाम तरह की चीजों की पूरी दुनिया में मांग सबसे ज्यादा थी। भारत पहले स्थान पर था। इतना ही नहीं, इसके अलावा संगमरमर का काम, संगमरमर का मतलब होता है जैसे ताजमहल वगैरह देखे हो कितना वीआईपी इसी टाइम पीरियड का है। और भी जगह संगमरमर का काम हुआ है। संगमरमर के अलावा पत्थर वगैरह के अभिलेख या पत्थर का काम, नक्काशी, ये सब काम भारत में बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग अच्छी तरीके से किया जाता था। यानी हमारे देश में अगर कहा जाए तो जो श्रमिक थे इन सब क्षेत्रों में बड़े कुशल श्रमिक थे। और इस समय हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सी चीजों का क्या कर रहे थे, निर्यात। निर्यात का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश चीजें जाना। जैसे हमारे यहाँ से चीजें दूसरे देश जा रही हैं
तो ये क्या हो गया, निर्यात। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोर्ट। और अगर हम दूसरे देश से खरीदते हैं तो होता है आयात। तो इस समय हम लोग निर्यात कर रहे थे। क्या निर्यात कर रहे थे, नील। अब ये नील क्या है, नील के बारे में सुना होगा। नील की खेती, एक इतिहास में एक टॉपिक आता है कि नील की खेती क्या थी। तो उस समय हम लोग नील वगैरह क्या कर रहे थे, निर्यात कर रहे थे। इसके अलावा इस समय हमारे यहाँ से और भी बहुत सारी चीजें क्या होती थी, निर्यात होती थी। लेकिन अब हम बात करेंगे इसके दौर, ब्रिटिश शासन के दौरान, यानी जिस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस समय हम लोगों की स्थिति में किस प्रकार के परिवर्तन आए। तो ध्यान रखिएगा, इस समय जो परिवर्तन आए ये बड़े कष्टकारी परिवर्तन थे। क्यों, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं हुआ। पहली बात तो समझते हैं, ब्रिटिश शासन माना जाता है कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद से ब्रिटिश शासन भारत में लागू हुआ। इस समय ब्रिटिश शासन का मतलब है कि ब्रिटिश लोग जो थे उन्होंने भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, अपने अधिकारी नियुक्त किए और उन्होंने एक तरह से भारतीयों का शोषण करना शुरू कर दिया। ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके यहाँ कोई दूसरे देश का व्यक्ति आकर कब्जा कर ले, या आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा कर ले, तो उस घर का उपयोग किस प्रकार से करेगा, अपने लाभ के लिए। ऐसे ही काम ब्रिटिश ने किया। ये लोग करते क्या थे, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी उसकी एक ही नीति थी कि भारत से क्या करें, कच्चे माल का मतलब होता है ऐसे चीजें जिनसे उत्पाद बनाए जाएं। उन सबको भारत से कहाँ ले जाना था, ब्रिटेन। और ब्रिटेन में प्रोडक्ट बनाने थे, उत्पाद, और उन उत्पादों को फिर से भारत भेजना था। अब भारत वालों की मजबूरी क्या थी कि हम लोग मजबूर थे खरीदने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो कच्चा माल था वो सब चला गया था, तो हमारे यहाँ बनाने वाले लोग भी नहीं थे, और जो बनाने की हिम्मत करता था उससे ब्रिटिश क्या करते थे, लगान वसूलते थे भारी भरकम। तो हम लोग क्या बन गए इस समय ये मान लीजिए इंडिया है और ये है ब्रिटेन। तो हम लोग केवल क्या बन गए, यहाँ से कच्चा माल जाता था और यहाँ से बने उत्पाद आते थे। यानी इस समय हम केवल उत्पादक बनकर, खरीदार बनकर रह गए, किसके, ब्रिटेन के। यानी एक समय तक हम लोग ब्रिटेन को चीजें बेच रहे थे, और आज ऐसी स्थिति में आ गए थे जहां हम लोग केवल खरीदार बनकर रह गए थे। इस समय भारत में स्थिति बड़ी गड़बड़ आ गई अर्थव्यवस्था की। कुछ लोगों ने साहस दिखाया ये नापने का कि भारत में स्थिति कैसी है। उसमें सबसे पहला प्रयास किया दादा भाई नेहरू जी ने। जो दादा भाई नेहरू जी थे, इन्होंने सबसे पहले लोगों की प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय के बारे में सबसे पहले अगर इन्होंने किसी ने बात की तो वो यही थे। इसके बाद कई नाम आते हैं। देखिए, पहला नाम है दादा भाई नेहरू जी। इनको तो इतिहास में अच्छे जानते होंगे। सबसे पहले किन्होंने बात की, नेशनल इनकम की, इन्होंने। इसके बाद एक नाम आता है जिसका नाम है विलियम डिग्बी। इन्होंने भी उसी पर बात की, नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय पर। इसके बाद एक आते हैं फिडेलिस राज। इन्होंने भी बात की नेशनल इनकम के बारे में और प्रति व्यक्ति आय के बारे में। इसके बाद डॉक्टर R.B.R.K. राव। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक ढंग से, वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय का आकलन किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय किसने नापी, या राष्ट्रीय आय के बारे में सबसे पहले किसने डेटा प्रकाशित किया, किसने जानकारी दी, तो दादा भाई नेहरू जी। लेकिन पूछा जाएगा कि सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से किसने आकलन किया, तो वो है डॉक्टर R.B.K. राव। इसके बाद और भी लोगों ने इस तरह के प्रयास किए, लेकिन उस गहराई तक नहीं जाना, क्योंकि इतने से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं जो आने हैं। तो इस समय हमको देखना चाहिए कि ब्रिटिश शासन जिस समय भारत में था, उस समय अलग अलग क्षेत्रों की स्थिति देखते हैं कि कृषि की स्थिति क्या थी, उसके बाद उद्योगों की स्थिति क्या थी ब्रिटिश शासन के दौरान। इसके अलावा सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जिसमें क्या करते हैं, केवल चीजों का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं। तो पहले इसको नोट कीजिए, तब तक बताते हैं। अगर हम ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि की बात करें तो लगभग 85% लोग ऐसे थे जो इस समय खेती किसानी के काम से जुड़े हुए थे। सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि इस समय खेती किसानी की एकदम अनदेखी की गई, क्योंकि अंग्रेजों की सिर्फ एक ही नीति थी, ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त करना। और राजस्व कौन वसूलता था, राजस्व वसूलने के लिए अलग से लोग रखे जाते थे, वो भारतीय होते थे। और उन भारतीयों को एक ही जिम्मेदारी दी जाती थी कि आप चाहे जैसे वसूलो, हमको इतना रुपया चाहिए। जो लोग वसूलते थे कुछ रुपए वो भी लेते थे, उनको ये नहीं कहा जाता था कि आप कितना लें,
लेकिन अंग्रेज ये बता देते थे कि हमको इतना रुपए चाहिए। तो भारतीय जो लोग थे, साहूकार वगैरह, वो भयानक तरीके की लूटमार मचा दिए। इससे खेती किसानी क्या हुई, एकदम तबाह हो गई। यानी खेती किसानी में क्या गतिहीनता बनी रही। गतिहीनता का मतलब है इस समय कोई वृद्धि नहीं देखी। लेकिन एक अच्छी बात है, इस समय क्या हुआ, व्यवसायीकरण की शुरुआत हुई। कृषि का व्यवसायीकरण का मतलब होता है कि तुम अपने खेत में अगर ऐसी चीजें उगाने लगो जिनका उपयोग करके आप ज्यादा पैसा कमा पाओ। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगेगा कि अंग्रेजों ने एक बढ़िया काम किया, खेती किसानी में व्यवसायीकरण किया। लेकिन समझो, ये लोग इतने बदमाश प्रवृत्ति के थे कि केवल ऐसी फसलें उपजाने के लिए कहते थे जिनसे इनको फायदा हो। इनको मानकर चलो, अगर नील खरीदनी है तो ये कहेंगे कि नील उगाओ। नील खाने के लिए तो यूज नहीं होगी, तो इसका क्या करेंगे, बेचने के लिए उपयोग। अब बेचते थे तो खरीदते कितने पर थे, अपने मन मर्जी के दामों पर, यानी कम से कम रुपए देते थे। तो इस समय खेती किसानी क्या थी, गतिहीनता की स्थिति में थी और खेती किसानी का पतन हुआ। हालांकि कुछ जगह ये देखा गया कि इस समय खेती किसानी की स्थिति में कृषि में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। तो अब कहेंगे अगर ग्रोथ हुआ तो फिर अच्छा रहा होगा, ऐसा नहीं है। अब सोच कर देखिए, मान लीजिए कि खेत है, इतना कुल जमीन है, अगर इतने जमीन में केवल इतने खेत में अभी तक खेती होती थी तो इतना खाली पड़ा रहता था। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो खाली पड़ी हुई थी उस पर भी खेती कराना शुरू कर दी है। सीधी बात है, इससे क्या दिखेगा, उत्पादन में कुछ वृद्धि दिखेगी। लेकिन ये वृद्धि वास्तविक वृद्धि नहीं थी, क्योंकि इसमें कैसा हुआ, इसमें जो खेती करने वाली जमीन थी उसको आकार को बढ़ा दिया गया और इस कारण से ये वृद्धि दर्ज की गई थी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इनकी जो भू राजस्व नीति थी, अब भू राजस्व नीति क्या थी, इसको तो इतिहास में पढ़ा जाता है। लेकिन भू राजस्व नीति सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो साहूकारों के माध्यम से, जमीन या जमींदारों के माध्यम से जो राजस्व वसूलने की नीति थी उसी को कहते हैं भू राजस्व नीति। इन सब चीजों के चलते क्या हुआ, खेती एकदम तबाह हो गई। जहां तक उद्योगों की बात है तो उद्योग के बारे में ये समझ लीजिए कि इस समय उद्योगों की कुछ स्थापना हुई ब्रिटिश शासन के दौरान। जैसे आप देखेंगे रेलवे वगैरह के लिए उद्योग लगाए गए, या फिर आप देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत हुई। कहाँ, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, पहली फैक्ट्री भी महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही लगाई गई। उसके अलावा अगर देखेंगे पटसन उद्योग, तो पटसन उद्योग के बारे में भी बंगाल का जो क्षेत्र था यहाँ पटसन उद्योग की शुरुआत हुई। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो उद्योग शुरू हुए, ये ऐसा नहीं था कि ये भारतीयों के लिए बहुत कुछ अच्छा सोच कर किए गए। दरअसल उस समय जो भारत में विरोध प्रदर्शन वगैरह हुए या आंदोलन हुए, उन सभी के चलते और साथ ही साथ अपने लाभ के चलते इन्होंने भारत में उद्योगों की स्थापना की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें विदेश व्यापार, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो पहले इतने को लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। अगर हम ब्रिटिश शासन के दौरान विदेश व्यापार की बात करें तो विदेश व्यापार के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत इस समय सबसे अधिक व्यापार अपना करता था केवल ब्रिटेन के साथ। आप कहेंगे इतना अच्छा पार्टनर मिल गया कि बढ़िया सारा का सारा सामान एक ही जगह बेच दे रहे हैं या खरीद ले रहे हैं। तो इसलिए नहीं करता था कि भारत को कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट था, बल्कि भारत को इसलिए व्यापार करना पड़ रहा था क्योंकि भारत और कहीं कर ही नहीं सकता था इन लोगों के चलते। इन्होंने पूरे प्रशासन पर अपना अधिकार जमा लिया था। लेकिन जैसे ही इन लोगों से थोड़ा स्वतंत्रता मिली, फ्री हुए मतलब उस समय, तो भारत ने चीन के साथ, श्रीलंका के साथ और म्यांमार जैसे देशों के साथ व्यापार करना अपना शुरू किया है। लेकिन अगर इस समय व्यापार की बात करें तो व्यापार की संरचना पर ब्रिटिश शासन का बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि हम यानी इंडिया अब खाली भारत से अपने देश का सामान, जैसे नील, जूट, पटसन, कपास, इन सब के केवल क्या बनकर रह गए, निर्यातक यानी एक्सपोर्टर। हम खाली करते थे भारत से कच्चे माल का निर्यात। और कच्चा माल कौन सा, नील, जूट, पटसन, इन सब चीजों का। और ब्रिटेन से बनी चीजों को क्या करते थे, आयात करते थे। यानी हमारे यहाँ से सामान ले जा रहे हैं कच्चा, अपने यहाँ की फैक्ट्रियों में बनाते थे और हम ही लोगों को बेचते थे और बहुत ऊंची कीमत पर। आप सोच कर देखो, अगर कोई चीज आपके मोहल्ला में बनती है तो इतना तो स्पष्ट है कि वो आपके लिए सस्ती मिलेगी अन्य जगहों की अपेक्षा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा, यहाँ हमारे बनाने वालों के साथ इतना अन्याय किया इन लोगों ने कि उनको बनाने ही नहीं दिया। अब वो बनाते भी थे तो उनका कहीं लगान वसूलते थे, कभी कभी तो अंगूठा तक कटवा लेते थे ताकि हमारे यहाँ के प्रोडक्ट बिकें। हमारे यहाँ मतलब ब्रिटेन के। तो भारत का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रह गया इस समय संरचनात्मक, अगर व्यापार दृष्टि से देखें, कि भारत सिर्फ और सिर्फ इनको कच्चे माल देने वाला और वहां से बनी बनाई चीजों को लेने वाला बन गया। लेकिन एक और बात समझनी होगी
कि भारत का व्यापार इस समय सरप्लस था। सरप्लस का मतलब होता है कि अगर आप 100 रुपए का सामान बेच रहे हो और 80 का खरीद रहे हो, इसका मतलब है आप 20 रुपए फायदे में हैं, और जो मुनाफा फायदा है आपका, यही कहलाता है ट्रेड सरप्लस। तो भारत इस समय सरप्लस या अधिशेष की स्थिति में था। लेकिन विडंबना ये है कि इसके बावजूद भी घाटा हम ही को था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये अधिशेष होता था, इसका फायदा भी कौन लोग ले लेते थे? ब्रिटिश लोग। ब्रिटिश मतलब अंग्रेज जो हमारे यहाँ थे, वही लोग फायदा इसका ले लेते थे। यानी कह सकते हैं कि इन्होंने हर तरह से भारत को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। तो इस पूरे वीडियो में हमने सिर्फ 2 बातें बताई हैं। पहला बताया कि जिस समय ब्रिटिश नहीं आए हुए थे, उस समय भारत की व्यापारिक स्थिति किस प्रकार थी। दूसरा हमने बताया कि जिस समय ब्रिटिश आए हुए थे या ब्रिटिश शासन था इस दौरान, उस समय भारत की व्यापार की स्थिति क्या थी। तीसरा जो पॉइंट था जिस पर चर्चा करनी है, वो पॉइंट है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की व्यापारिक स्थिति क्या थी। भारत की व्यापारिक मतलब भारत की स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति पूरा। तो स्वतंत्रता के बाद भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, उसका पूरा वर्णन हम बताएंगे पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1951 से ही भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया, 5 साल की योजनाओं को शुरू करने का, जो कि 2017 तक चलती रही कंटिन्यू। तो हम पढ़ेंगे इसको उस टॉपिक के अंतर्गत। लेकिन इतना ये समझकर, इतना तो आपका दिमाग खुल ही गया होगा कि जो लोग चिल्लाते हैं कि अंग्रेजों से ये मिला वो मिला, इतना बढ़िया महल बनवाए, इतना पार्लियामेंट बनवाए, उनको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि जो बनवाया है वो अपने यहाँ से नहीं लाए थे, बल्कि हमारे यहाँ का अधिकतर लूट कर खुद अमीर हो गए हैं। अब पूरे दुनिया में हमारे यहाँ से बनी हुई चीजें बेचते थे। एक समय वर्नियर कैलिपर्स, जो कि एक फ्रांस का आया हुआ यात्री था, जब वो भारत आता है, भारत में कहा, बंगाल के क्षेत्र में, तो बंगाल के क्षेत्र की समृद्धि देखकर इतना प्रभावित होता है कि कहता है कि ये जो क्षेत्र है ना, ये मिस्र से ज्यादा समृद्ध है। यानी वो मिस्र घूमा हुआ था और उसके दिमाग में बैठ गया था कि मिस्र सबसे ज्यादा समृद्ध है धरती पर। तो उसने ये कहा कि बंगाल का क्षेत्र मिस्र से ज्यादा समृद्ध है। और उसने ये भी कहा था, यहाँ के लोग तरह तरह की सब्जियों को उगाते हैं, तरह अच्छी अच्छी स्थिति में रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, तरह तरह की यहाँ मछलियों की उपलब्धता है। और ये सोच लीजिए कि एक फ्रांस का आया हुआ यात्री इस तरह की वर्णन कर रहा है अपनी किताबों में, तो इसका मतलब है स्थिति वाकई बहुत अच्छी थी। लेकिन हमारे यहाँ लुटेरे, जो कि अंग्रेज थे, उन्होंने लूट लिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो आइंदा से जब डिबेट डिस्कशन हुआ करे तो सोच समझ कर पॉइंट रखा करो। दूसरा, इन सब से संबंधित जो भी कंटेंट दिया जाना है वो टेलीग्राम में पहुंच जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो में रहता है।